हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में जो है हमने एसक्यूएल के कुछ कमांड्स डिस्कस करे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग एसक्यूएल कमांड्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमांड, दैट इज योर अपडेट कमांड। अपडेट कमांड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीएमएल कमांड, लाइक व्हाई वी यूज अपडेट कमांड। The use of your update command is to do the changes in the data. That means अगर हमें जो है जो रिकॉर्ड स्टोर है, जो डेटा स्टोर है, उन वैल्यूज में हमें चेंजेस करने हैं, तो फॉर दैट वी यूज अपडेट कमांड। नाउ वी आर डूइंग द चेंजेस इन द डेटा of the table. So which kind of command this is? This is your DML command. So if we talk about the syntax of update command, then how we specify this syntax? We start with the update keyword. Update command के साथ जो है हम specify करते हैं name of the table, followed by the set keyword. Set keyword is used to define the new value to the particular column in which we are supposed to do the changes, right? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉलम का नाम बताएंगे जिसके अंदर हमें चेंज करना है, एंड दैट न्यू वैल्यू, राइट? अगर हमें जो है एक से ज्यादा कॉलम के अंदर चेंजेस करने हैं, राइट, तो in that case we specify the column name and the new value one after the another separated by comma, right? अगर हमें जो चेंजेस करने हैं, if we are supposed to do the changes in the complete table, right? अगर उस पर्टिकुलर कॉलम में, उस टेबल के अंदर जो कॉलम है, उस कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन में हमें चेंजेस करना है, तो इन दैट केस वी आर सपोज टू यूज दिस कमांड विदाउट वेयर क्लॉज। लेकिन अगर हमें जो है टेबल के किसी पर्टिकुलर रो के पर्टिकुलर कॉलम में चेंजेस करने हैं, in that case we, after specifying the name of the column in which we are supposed to do the changes, हम वेयर क्लॉज में जो है कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि किस रो के अंदर हमें चेंजेस करने हैं। अपडेट कमांड से जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है आता है आपका, और ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, लाइक सपोज वी नीड टू इंक्रीज द सैलरी बाय 20%, और वी नीड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, राइट? और इंक्रीज द वैल्यू बाय 5 रुपीज। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट? हम इस टेबल की बात करें जिस टेबल में हमने जो है we have done our previous coding. Now, if it is asked that you are supposed to increase the salary by 5%, तो आपको क्या करना है, सैलरी में जो है सब, और you need to increase the salary of 5% of all the employee. अगर सारी employees की सैलरी 5% से इंक्रीज करना है, तो हम किस तरह से जो है परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, राइट? फॉर दैट वी यूज द कमांड अपडेट, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉलम के अंदर की इंफॉर्मेशन को चेंज करना है। कौन से टेबल की इंफॉर्मेशन को चेंज करना है, हमें एम्प्लॉय टेबल को चेंज करना है। देन वी यूज this keyword, and after this keyword we specify the name of the column in which we are supposed to do the changes। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, that you need to increase the salary of all the employee by 20%। तो हम यहाँ पे सैलरी कॉलम में चेंजेस कर रहे हैं, और सैलरी कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम किस तरह से जो है 20% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट एज सैलरी इंटू 20/100। और इससे हम क्या कर रहे हैं, करंट सैलरी के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स जो करंट सैलरी है उसके अंदर हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं दिस 20%, किस 20% सैलरी। तो यहाँ पे हम किस तरह से ये कमांड लिखेंगे, दैट इज सैलरी प्लस सैलरी इंटू 20/100, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द सैलरी बाय 20%। तो यहाँ पे जो आपकी पहली सैलरी है वो तो एज इट इज रहेगी, उसमें 20% इंक्रीज करके हम क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, right? So when we run this query, you can see that row is affected. Now let's execute this thing. You can see सबकी सैलरी जो है 20% इंक्रीज हो गई है। बट आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जिस कॉलम में नल वैल्यू था, जिस रो के अंदर नल वैल्यू था, उस रो की वैल्यू जो है चेंज नहीं हुई है, बिकॉज हेयर नल डजंट मीन जीरो वैल्यू, इट मीन्स एम्प्टी, राइट? तो जीरो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसका 20% इंक्रीज नहीं होगा, राइट? नाउ if it is asked that you need to specify the salary
as 10,000 where salary is not specified, जिसकी सैलरी स्पेसिफाइड नहीं है, उनकी सैलरी हमें कितनी करनी है, 10,000 करना है. सो अगेन वी यूज अपडेट कमांड बिकॉज हमें जो है जो करंट रो एंकर है उसी को ही चेक करना है कि सैलरी किसकी नल है. सो अपडेट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 10,000. यहाँ पे हमें क्या करना है, सैलरी हमें 10,000 स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा है. अब यहाँ पे कंडीशन भी स्पेसिफाई कर रखी है दैट उनकी सैलरी 10,000 करना है जिनकी सैलरी इज नॉट स्पेसिफाइड, दैट मीन्स वेयर सैलरी इज नल. वी हैव ऑलरेडी यूज द कंसेप्ट ऑफ नल कि नल के साथ इज आता है, इक्वल टू नहीं आता. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड. सो यू कैन सी यहाँ पे जो है हमारी सैलरी क्या हो गई है, 10,000. हमारी नल कॉलम, नल जहाँ पे हमारी वैल्यू थी वहां पे उसकी वैल्यू क्या चेंज हो गई है, 10,000 हो गई है, राइट. सो दिस इज हाउ your update command is used. Now the next command is your delete command, right? Delete command किसके लिए use होता है? Delete command is used to remove a particular row or the entire information from the table, right? डिलीट कमांड सिर्फ और सिर्फ टेबल की इंफॉर्मेशन को रिमूव करता है, टेबल को रिमूव नहीं करता, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता. It only remove the rows from the table. Your structure will remain as it is, right? So the syntax that we use to delete the records or rows from the table, we use delete, right? Followed by the from एंड नेम ऑफ द टेबल. डिलीट के बाद हम डायरेक्ट फ्रॉम लिखते हैं, डिलीट के बाद हम कोई कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है कॉलम डिलीट नहीं कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे हम रोज डिलीट कर रहे हैं, कॉलम डिलीट नहीं कर रहे हैं. सो हियर इट विल फॉलो बाय डिलीट डायरेक्टली फ्रॉम इन द नेम ऑफ द टेबल, राइट. अगर हम सिर्फ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे तो इट विल रिमूव ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, राइट, एंड ओनली लीव द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. बट अगर हमें कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगेन वी प्रोवाइड द वेयर क्लॉज. ठीक है, जब भी हमें रोज किसी पर्टिकुलर रो पे काम करना है तो हमेशा हमें क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है. दैट कंडीशन इज अप्लाइड यूजिंग वेयर क्लॉज. सो लेट्स सी द एग्जांपल. Now suppose I need to delete the information of those employees who have not yet assigned any department. That means जिसका department क्या है, null है. ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, delete from employee. delete के बाद हम direct from लिखेंगे in the name of the table. अगर मैं यही भी सेमी कॉलन लगा के इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दूंगी तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिमूव ऑल द 5 रोज फ्रॉम द टेबल एंड जस्ट लीव द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. दैट मीन्स सिर्फ कॉलम्स रह जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी एंड वी आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द न्यू रोज अगेन. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आई हैव प्रोवाइडेड यू द कंडीशन जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, नल है. दैट मीन्स रो के ऊपर कंडीशन लगा दी, तो हम रो पे जब भी कंडीशन होता है तो वो हम किस में स्पेसिफाई करते हैं, वेयर क्लॉज में. सो वेयर गेट नंबर इज null, right? So let's execute. Let's see the rows in the table. You can see 103 ID नंबर जो है रिमूव हो गया है जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या था, null था. So that is the use of your delete command, right? Now next command is your alter table command. ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अगेन थ्योरी के फॉर्म में आ सकता है. दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन update command and alter command, right, which we have already discussed. मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ. alter command is your DDL command and update command is your DML command. update command हम कब यूज करते हैं, when we are supposed to do the changes in the rows of a table. that means अगर हमें डेटा में चेंजेस करने हैं, for that we use update command. But
what if that we are supposed to do the changes in the structure of a table? Structure means कि अगर हमें कॉलम्स के अंदर चेंजेस करने हैं तो उस केस में हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? फॉर दैट वी यूज ऑल्टर टेबल कमांड, राइट? अगर हमें कोई न्यू कॉलम को एड ऑन करना है, कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव करना है, ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर चेंजेस करने हैं, या अगर हमें जो है प्राइमरी की एड ऑन करना है या प्राइमरी की रिमूव करना है, दैट मीन्स कंस्ट्रेंट्स एड ऑन करने हैं या रिमूव करने, फॉर दैट वी यूज ऑल्टर टेबल कमांड. सो इट इज यूज टू चेंज द structure of the existing table, right? It is not used to do the changes in the records of a table. It is used to change the structure of the table, right? So how we do the changes in the टेबल स्ट्रक्चर, राइट? कॉलम के अंदर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं? जब भी हम ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे, द सिंटेक्स रिक्वायर टू कीवर्ड्स. वन इज योर ऐड कीवर्ड टू add a new column in a table or to add a constraint in a table. ठीक है, तो अगर हमें टेबल के अंदर कोई कंस्ट्रेन ऐड ऑन करना है या कोई कॉलम ऐड ऑन करना है तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड के साथ? दैट इज योर ऐड कीवर्ड. अगर हमें कोई कॉलम को रिमूव करना है या कोई कंस्ट्रेन को रिमूव करना है तो फॉर दैट वी यूज ड्रॉप कीवर्ड. अब यहाँ पे प्लीज रिमेम्बर, ड्रॉप हमारा कमांड नहीं है, ड्रॉप हमारा कीवर्ड है विच इज यूज अलोंग विद द ऑल्टर टेबल कमांड. और जब भी हम ड्रॉप कीवर्ड यूज करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड के साथ तो वो हमारा कॉलम को रिमूव करता है, कंस्ट्रेन को रिमूव करता है, नॉट द कंप्लीट structure of the table, right? Then we have one more keyword that is modify or change keyword, which is used to do the changes in the uh, name, or we can say data type of the column which is not there in your syllabus, so हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, right? So the syntax to add a column is alter table name of the table, then we specify add keyword. जिस कॉलम को, अगर न्यू कॉलम को जो हमें ऐड करना है उसका नाम, द डेटा टाइप दैट वी रिक्वायर. अगर हमें कोई कंस्ट्रेन भी साथ में स्पेसिफाई करना है तो हम कंस्ट्रेन उसके साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है कंस्ट्रेन इज एन ऑप्शनल. सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. नाउ सपोज along with these column in our table, we are required to add one more column that is the address of the employee, right? So if you're required to add a new column, along with that we specify the name of the column and the data type of that column. तो हम यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे? alter table employee. We are adding a new column, so we use add keyword. हम यहाँ पे कौन सा column add कर रहे हैं? That is egress, and the data type of egress is var char, right? Now if I need to specify any constraint, like अगर इसको मुझे प्राइमरी की लिख बनाना है तो मैं यहीं पे प्राइमरी की लिखूंगी. अगर मुझे इसको यूनिक की एज अ यूनिक की तरह इसको ट्रीट करना है तो आई राइट डाउन यूनिक की. और अगर इसको मुझे नॉट नल कंस्ट्रेंट की तरह यूज करना है, नॉट नल मतलब कि वैल्यू हमारी नल नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में हम इसको नॉट नल स्पेसिफाई करेंगे. राइट नाउ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे जो है हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे. Now when we see the table again, you can see कि हमारा एक कॉलम और एड ऑन हो गया है और इनिशियली वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेगा? नल वैल्यू. ठीक है. नाउ अगर मुझे जो है एम्प्लॉय आईडी को जो है प्राइमरी की बनाना है, तो है प्राइमरी की डिफाइन करना है, और वाइल क्रिएटिंग दिस टेबल सपोज मैंने इसको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नहीं डिफाइन किया था, नाउ आई वांट टू डिफाइन इट एज अ प्राइमरी की कॉलम. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे? ऑल्टर टेबल employee. Now we are adding a constraint here on the existing column, not adding a new column in this table. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? add. Now we are adding a constraint, so we'll write down primary key and bracket में हम किस column पे constraint लगा रहे हैं? e underscore id.
Now, okay, we have already defined a primary key in this table, and multiple primary keys are not allowed. So let's first delete the primary key constraint from this table so that I can reassign the primary key to the to any column in the table. To remove any constraint from the table, we use drop keyword. और यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? We only specify drop primary key. So it will remove the primary key constraint from the table. Now, if you want to see whether the primary key constraint has been removed, तो हम यहाँ पे क्या use करेंगे? Describe. Now you can see no column is considered, no column is defined as the primary key. अब मुझे क्या करना है? Employee ID को primary key बनाना है. तो employee ID को primary key बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? We are going to add a constraint here, so we use add keyword. और प्राइमरी की में हम क्या करेंगे? उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे जैसे हमें प्राइमरी की बनाना है. सो वी यूज एम्प्लॉय आईडी. यू कैन सी यहाँ पे सेम कमांड जो है एग्जीक्यूट हुआ है जो हमने ऊपर लिखा था, लेकिन ऊपर क्यों एरर दे रहा था? क्योंकि वो मल्टीपल कीज शो कर रहा था. नाउ लेट्स यूज दिस. नाउ यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या बन गया है? प्राइमरी की बन गया है. नाउ now in this, you have seen how we add a new column in a table, how we can add a primary key constraint in the table, how we remove a constraint from the table, and how, now let's see how we remove a column from a table. अगर हमें कोई column remove करना है तो हम drop के साथ उस column का नाम provide कर देंगे जो हमें remove करना है. तो मैंने यहाँ पे एक drop egress लिखा, so it will remove my this egress column from the table, right? So that is the difference between your alter and update command, right? Here we are working on the columns in the constraint, whereas update command was working on the rows of our table, right? Now, the next is your drop command. Again, the difference can be asked between the, now in the syllabus, we just have add a primary key constraint and remove a primary key constraint. So I have discussed this much part with you. Joining command के अंदर जो है हम foreign key constraint और discuss करेंगे, because for the joining command we require foreign key constraint, but वो हमें सिर्फ practically use करना है, theoretically it is not there in your syllabus. Now the next command is your drop table. Drop table command, again the difference is can be asked between the difference of delete and drop table command. That can be asked in 2 marks again. So मैं फिर से repeat कर रही हूँ. Delete is used to remove the records from the table. So that is your DML command. Whereas drop table command is used to remove the entire structure of a table along with the records. मतलब records तो पूरा टेबल ही रिमूव हो जाएगा, सारे कॉलम्स ही डिलीट हो जाएंगे, तो उसके अंदर के रिकॉर्ड्स भी अपने आप रिमूव हो जाएंगे. सो ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द कंप्लीट टेबल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, राइट? एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन द डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर वो जो है फिर दोबारा से एग्जिस्ट नहीं करेगा. राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग दिस कमांड. इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है? ड्रॉप टेबल is the syntax and then followed by the name of the table जो हमें remove करना है. That is the use of your drop table command, right? Now next is your aggregate functions. Now why we use aggregate functions? Aggregate functions जो है they work on a group of rows or we can say on multiple rows. Aggregate functions जो है multiple rows पे apply करते हैं and it generate a single row output. Like for example अगर हमें जो है एवरेज ऑफ एवरेज सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन डिपार्टमेंट, ठीक है? इफ आई नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे इसमें क्या कर रही हूँ? एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी को ऐड करके हम टोटल सैलरी फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे क्या करा? वी टेक द मल्टीपल रोज एज एन इनपुट और हमने एक सिंगल आउटपुट जनरेट किया है, ठीक है? सो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज योर एवीजी फंक्शन. एवीजी फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज value, right? Next is your sum function. Sum function is used to find the sum of
values. Min function is used to find out the minimum value among all the values. Max function is used to find out the maximum value. Now next is your count and count star. Now this function is very important क्योंकि ये आपको जो है 2 मार्कर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, जिसमें एज अ डिफरेंस भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार। और आपको जो है कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है टू आस्क द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट ऑफ काउंट एंड काउंट स्टार। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड काउंट फंक्शन किस लिए यूज होता है। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द वैल्यूज, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट विद द कॉलम नेम एंड काउंट स्टार। जब हम काउंट स्टार की बात कर रहे हैं, count star is used to count the total number of rows in a given table, ठीक है। उसके अंदर हमारी वैल्यूज जो है नल वैल्यू है या नॉन नल वैल्यू है, एक्सेप्ट बोथ काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स इट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज ऑल्सो, राइट। लेकिन जब हम काउंट along with the column name की बात कर रहे हैं, it is used to count the number of rows in a given column। जो कॉलम नेम हमने स्पेसिफाई करा है उस कॉलम के अंदर कितने रोज के अंदर इंफॉर्मेशन है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है, फॉर दैट वी यूज काउंट कॉलम नेम। नाउ इन दिस व्हेन वी आर यूजिंग काउंट विद द कॉलम नेम, इसके अंदर जो है नल वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है, राइट। सो इट काउंट ओनली नॉन नल वैल्यूज in a column, whereas count star calculate the total number of rows in a table including null value, right। So count star के अलावा बाकी सारे आपके एग्रीगेट फंक्शंस जो है नल वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं, नल वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं। नाउ लेट्स सी इट प्रैक्टिकली हाउ वी यूज aggregate functions. Now suppose if I need to find out the total salary ऑफ एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है। पूरे कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसकी टोटल सैलरी क्या है। सो फॉर दैट वी यूज सेलेक्ट सम एंड ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम पे हम जो है एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट कॉलम फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल दैट इज एम्प्लॉय। So now you can see, so total sum we have calculated here। जो हमारा यहाँ पे सम ब्रैकेट में हमने सैलरी लिखा था दैट विल बिकम द कॉलम हेडिंग, और हमारा टोटल सम जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इन द सेम वे इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी यूज एवीजी फंक्शन एंड वी यूज एवरेज सैलरी। अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है अमंग ऑल द सैलरी, फॉर दैट वी यूज min function। If we need to find out the maximum salary taken by the employee, for that we use max function। अगर हमें जो है काउंट करना है the total number of rows in the table, for that we use count star। Now if I need to count the total number of column, total sorry, if we need to count the total number of rows in a particular column, for that we use get number, the name of the column as a argument। Now from employee, so you can see जो हमने कॉलम हेडिंग्स बनाई थी, जो हमने कॉलम स्पेसिफाई करे, दैट ऑल बिकम योर कॉलम हेडिंग। एवरेज सैलरी यहाँ पे आके मिनिमम सैलरी इज 10,000, सो इट इज डिस्प्लेइंग। मैक्सिमम सैलरी वाज 78,000। टोटल रोज कितने हैं हमारे टेबल के अंदर, 4। एंड डिपार्टमेंट गेट नंबर के अंदर भी टोटल कॉलम्स कितने हैं, सॉरी गेट नंबर कॉलम के अंदर भी टोटल रोज कितने हैं, 4। कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अगर सपोज अगर हमारे पास गेट नंबर के अंदर एक रो के अंदर नल वैल्यू स्पेसिफाई होता तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आता, 3 आता, बिकॉज वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करता, राइट। नाउ देयर इज वन मोर form of your count, that is select count distinct get number from employee। Now what this command do,
First, it will find out the distinct department number from the get number column. So हमारे get number column के अंदर जो values है 1 और 2 है और उसकी repeating value duplicacy values are there. So distinct column क्या करता है? Distinct column will remove the duplicate data from the column. ठीक है, and then count function will be applied on this नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आया है बिकॉज डेट नंबर के अंदर जो है हमारी यूनिक इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 ही थी. रिमेनिंग वैल्यूज व्हाट्स द रिपीटेड डुप्लीकेट वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ योर एवरेज फंक्शन, राइट? सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, अगर हमें जो है किसी कंडीशन के बेसिस पे हमें जो है काउंट करना है या हमें एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है तो हम कंडीशन जो है वेयर क्लॉज के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज योर ओके, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम. ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आ सकता है इन 2 मार्क्स. लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम? This question can be asked in a different way. It can be asked in the form like when we are applying count star, the output is 5. Like when we are specifying count department number, right? So the output is 4. Then why is the difference between the output? The difference between the output can be that in depth number column, we have one information which contain null value. That's why the answer is 4, not 5. Right? So this can be asked in the question in this form, or it can be asked in the form of difference. Now, next and important topic again is your group by clause. This command will definitely come in the exam. ग्रुप बाय क्लॉज हम जो है कब और कैसे यूज करेंगे, ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्लीज लिसन दिस केयरफुली. अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है लाइक यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, हमने यूज करा है वर्ड ईच डिपार्टमेंट. जब हम ईच वर्ड की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? group by clause लगाएंगे. Now, if it is asked that you need to display the total number of employee in a department wise, तो अगर department wise है या each department इस तरह के terms use करे हुए हैं तो उस question में 99% हमारा group by clause use होता है. This is the way to identify whether the group by clause will be applied in the question or not. Now you need to understand when the group by clause will be required. Now मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला? that you need to count the total number of employees in each department. That means डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर जो है हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है. वी हैव अ इंफॉर्मेशन मिक्स इंफॉर्मेशन. कोई एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में होगा, कोई एम्प्लॉय आईटी डिपार्टमेंट में होगा, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा. अब मुझे इस डिपार्टमेंट कॉलम को क्या करना है? अलग अलग ग्रुप के अंदर सेग्रीगेट करना है. एंड कॉमन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक तरफ करनी है. लाइक एचआर डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनेगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनेगा. सो हमने एक ही कॉलम को लॉजिकली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है. सो व्हेन वी नीड टू डिवाइड अ column into different groups on the basis of the similar values, in that case we use group by clause. As I say कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? that you need to count the total number of employees working in each department, right? तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? select. Now we need to count the total number of employees, तो उसके लिए हम यूज करेंगे select star from employee. ये तो क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द एम्प्लॉय टेबल. तो आउटपुट क्या आएगा? 4. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला? इन ईच डिपार्टमेंट. दैट मीन्स मुझे डिपार्टमेंट वाइज चेक करना है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ग्रुप बाय क्लॉज. और ग्रुप बाय क्लॉज हम किस पे लगा रहे हैं? हम किस बेसिस पे जो है अपना जो है इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलम. तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट कॉलम का कॉलम नेम लिखेंगे, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर. रिमेम्बर वन थिंग, जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर रहे हैं और जिस कॉलम पे हमने ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करा है वो कॉलम का नाम जो है हमारा सेलेक्ट में भी यूज होगा, इवन दो इट इज नॉट
as in the question, right? So remember, अगर group by clause हम अप्लाई कर रहे हैं तो जिस भी कॉलम पे हमने ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करा है उस कॉलम को जो है हम सेलेक्ट में भी यूज करेंगे. सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी यू कैन सी दो डिपार्टमेंट नंबर थे हमारे पास 1 and 2. तो 1 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है? 2. सेकंड डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है? 2. सो दिस वे we can use group by clause, right? Now the next is how we apply the condition on the groups that we have formed using group by clause. ठीक है. Now to apply the condition on the group by clause we use having clause. So a question is arise कि हम जो है where clause भी यूज करते हैं. ठीक है. तो वेयर क्लॉज का भी यूज होगा और हैविंग क्लॉज का भी यूज होगा क्योंकि दोनों का ही काम किसके लिए होता है? टू प्रोवाइड द कंडीशन और टू फिल्टर आउट, right? So when we are going to use where clause and when we are going to use having clause, जब हमें जो है कंडीशन अप्लाई करना है, हमें ग्रुप डिस्प्ले करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, राइट? हमें जो है हमने ग्रुप फॉर्म करा है, उसके बाद जो है ग्रुप फॉर्म होने के बाद हम जो है डिसाइड कर रहे हैं like on which condition this group is going to display, right? Or we can say when we apply the conditions on the group that we have formed, in that case we use having clause. Or we so another way we can say having clause is used to apply the condition on the group of rows. सिंगल रो पे नहीं, ग्रुप ऑफ रोज पे जो है जब हमें कंडीशन अप्लाई करना है, इन दैट केस वी यूज हैविंग क्लॉज. बट वेयर क्लॉज हम कब यूज करेंगे? वेयर क्लॉज इज यूज व्हेन वी नीड टू अप्लाई द कंडीशन ऑन द इंडिविजुअल रोज ऑफ अ टेबल. ठीक है. अगर हम पूरी कंप्लीट टेबल पे इंडिविजुअल रोज पे हमें जो है कंडीशन अप्लाई करना है, इन दैट केस वी यूज वेयर क्लॉज. और जब हमें ग्रुप फॉर्म हमें करा है और ग्रुप फॉर्म करने के बाद हमें ग्रुप ऑफ रोज पे कंडीशन अप्लाई करना है, इन दैट केस वी यूज हैविंग क्लॉज. ठीक है. 2 मार्क्स के एग्जाम में भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज. तो जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि हैविंग क्लॉज कब यूज होगा, वेयर क्लॉज कब यूज होगा. अनदर इज दैट वेयर क्लॉज is in where clause we cannot use aggregate function. Aggregate function means what? Like हम max, min, abj, sum, count functions हम where clause के साथ use नहीं कर सकते हैं. But these aggregate function can be used along with having clause in providing the condition. Let's see it practically how we use having clause. Right? Now for example, अगर हम देखें अभी हमने क्या करा यहाँ पे जो है ग्रुप बाय क्लॉज पे हमने क्या करा डिपार्टमेंट को डिवाइड करा. वी हैव डिस्प्लेड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट. हम हर एक डिपार्टमेंट में ये चेक करना चाह रहे थे कि कितने एम्प्लॉयज जो है काम कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है? अलग अलग डिपार्टमेंट का ग्रुप फॉर्म करना था. तो उसके लिए हमने क्या करा? डिपार्टमेंट पे हमने ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई कर दिया. सो इट इज गिवन कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सेकंड डिपार्टमेंट में भी 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, थर्ड डिपार्टमेंट में 1 एम्प्लॉय काम कर रहा है. ठीक है ना. अगर हम जो है इन इसी ग्रुप के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर दे, लाइक सपोज इफ आई से दैट आई नीड टू डिस्प्ले or I need to check the total number of employee working in each department, but the number of employee must be greater than 1. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट में क्या करना है? चेक करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ उन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ही चाहिए जिनके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1 से ज्यादा है. तो हमारी क्वेरी तो यही रही, बस इसमें क्या हो गया? कंडीशन आ गई कि हमने जब ग्रुप फॉर्म कर दिया तो उस पर हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि दैट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी मोर देन 1. 1 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए. तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है? ऑन द ग्रुप दैट वी हैव फॉर्म, राइट? अब इस ग्रुप के ऊपर लगा रहे हैं, टोटल ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हैविंग क्लॉज. और हैविंग के साथ जो है हम क्या यूज कर सकते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन है कि काउंट जो है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 1. नाउ यू कैन सी थर्ड ग्रुप जो था हमारा, थर्ड डिपार्टमेंट नंबर था, उसके अंदर एम्प्लॉय एक ही था, तो वो हमारा जो है यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया. सो हैविंग क्लॉज इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू अप्लाई द कंडीशन ऑन द ग्रुप ऑफ रोज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज. सो
If we want to filter or restrict rows from the output produced by group by, then we have used having clause, right? It is used to put condition on the group of rows, and we can use aggregate function also, right? Whereas we cannot use with where clause, okay? So in this way we use having clause. अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको where clause और having clause भी यूज करना है, तो उस केस में सबसे पहले हम where clause अप्लाई करेंगे, देन ग्रुप बाय क्लॉज यूज होगा एंड देन हैविंग होगा, ठीक है? सो दैट विल बी द ऑर्डर इफ अ प्रोग्राम, इफ सॉरी, इफ योर कमांड कंसिस्ट वेयर एंड हैविंग बोथ। सो वेयर से पहले हम क्या करेंगे, पहले वेयर से सारे रोज को फिल्टर आउट कर लेंगे जो हमें ग्रुप के अंदर नहीं चाहिए। देन ग्रुप बाय से हम क्या कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग द ग्रुप, एंड उसमें से फिर हमने फर्दर फिल्टर आउट कर दिया कि जो जो ग्रुप फॉर्म करे उसमें से हमें कौन से ग्रुप को डिस्प्ले करना है। So here what we have done, we have first filter out the rows where the salary is less than 2000. Individual rows को चेक करा, ठीक है, जिनकी सैलरी 2000 से कम है उन सबको क्या कर दिया, हटा दिया। अब जो रोज बच गए हैं उस पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप वाई लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है? ग्रुप फॉर्म कर दिए, ठीक है, लाइक सपोज हमारे 4 ग्रुप बन गए, IT, HR, अकाउंट्स, मार्केटिंग, ठीक है? अब उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ मुझे किसकी मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी चाहिए, जिनका डिपार्टमेंट जो है IT एंड HR है। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा IT और HR का ही इंफॉर्मेशन आएगा। सो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या यूज करा है, वेयर क्लॉज, देन वी हैव यूज ग्रुप बाय, देन वी हैव यूज हैविंग क्लॉज, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज इक्वी now the next is joining command. When we use joining command is required when we are supposed to display the information फ्रॉम मोर देन वन टेबल। अगर एक टेबल, अभी तक हमने क्या किया था, जितनी भी हम कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे थे वो सारी कमांड हमारी क्या हो रही थी, एक ही टेबल पे एग्जीक्यूट हो रहा था। नाउ व्हाट इफ कि अगर हमें एक से ज्यादा टेबल पे जो है हमें क्वेरी अप्लाई करनी है, एक से ज्यादा टेबल से हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, राइट? इन दैट केस वी यूज ज्वाइनिंग कमांड, ठीक है? ज्वाइनिंग कमांड जो है इट इज यूज टू कंबाइन rows from two or more tables based on a common field. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम ज्वाइनिंग कमांड अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ, और हमें दो टेबल की रोज को कंबाइन करना है, तो उनको कंबाइन करने के लिए वी मस्ट हैव अ कॉमन कॉलम बिटवीन ऑल द टेबल्स जिनके हम रोज कंबाइन कर रहे हैं। जो रो कंबाइन होंगे वो कौन से रोज कंबाइन होंगे, जिनकी मैचिंग इंफॉर्मेशन होगी सेम कॉलम के अंदर, ठीक है? नाउ विल डिस्कस वन बाय वन दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज द ज्वाइनिंग कमांड। हमारे सिलेबस के अंदर 3 ज्वाइनिंग कमांड है, वन इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, अनदर इज योर इक्वी ज्वाइन एंड थर्ड इज योर नेचुरल ज्वाइन, ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यू ऑल हैव डन इन योर मैथ्स, राइट? जहां पे हम क्या करते हैं, इफ वी हैव टू टेबल्स, एक टेबल के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है और 2 रो है, और एक सेकंड टेबल के अंदर हमारे पास 1 कॉलम है और 3 रो है। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब टेबल 1 और टेबल 2 की अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारा टेबल फॉर्म होगा, बाय पेयरिंग अप ऑफ ईच रो ऑफ वन टेबल विद ऑल द रोज ऑफ अनदर टेबल। दैट मीन्स पहले फर्स्ट रो जो है हमारा सेकेंड टेबल के सारे रो के साथ कंबाइन होके रोज फॉर्म करेगा, देन सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट टेबल विल कंबाइन विद ऑल द 3 रोज ऑफ द second table and it will form your Cartesian product, right? So we can say the total number of columns in the Cartesian product will be the sum of total number of columns in the first table and the total number of columns in the second column. And if we talk about the number of rows in the Cartesian product, then it should be equal to the product of total number of rows in the first table and the total number of rows in the second table. अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, तो कितने कॉलम से फर्स्ट टेबल के अंदर 2 थे और कितने कॉलम थे सेकंड में, 1 था, तो 2 + 1 is 3। और यहाँ पे कितने रोज थे हमारे, 2 थे, और कितने कॉलम थे, 3 थे, तो 2 into 3 is 6. So we can say the number of columns in the Cartesian product is the sum of number of columns in both the table, and number of rows in the Cartesian product is the product of rows of the table. Okay, like for example, if we have table A which has 3 rows and 4 columns, and we have
table B which has 6 rows and 7 columns. Then the total number of rows and column in C table which is the Cartesian product of A and B will be, so rows हमारे क्या होंगे, multiply, so 3 into 6 will be 18 rows and column will be plus, so 4 plus 7 is 11 columns. Let's see it practically. हम किस तरह से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम दो टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं कि जिसपे हम काम कर रहे हैं. लाइक हमारा एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड अनदर टेबल इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. नाउ यू कैन सी यहाँ पे कितने रोज है, 5 रो है, और यहाँ पे कितने रो है, 4 रो है. ठीक है, तो हमारा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो टोटल रो हमारे पास कितने होने चाहिए, 5 into 4 is 20. और यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम है, 2, तो 5 plus 2 7. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने होने चाहिए, 7. और इसकी जो हम क्वेरी लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, select star because we need to display all the columns and all the rows, and from के बाद हम क्या करते हैं, उन सारे टेबल्स का नाम लिखते हैं जिनके ऊपर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय comma, we separate the two tables by comma. Now enter. Now you can see कितने यहाँ पे कॉलम्स फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स आर देयर एंड 20 रोज आर देयर. 5 जो है 4 बार आया है, 101 4 टाइम्स आया है, 102 4 टाइम्स आया है, 103 4 टाइम्स आया है एंड 104 4 टाइम्स आया है. सो दिस इज हाउ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्क. नाउ नेक्स्ट इज योर इक्विजॉइन. Equijoin क्या करता है, it is used to combine only those two rows where we have the matching value in the common column. कॉमन कॉलम में जहां पे हमारे पास मैचिंग वैल्यूज होंगी, सिर्फ उन्हीं दो रो को कंबाइन करेगा जिन रोज की मैचिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं है. कॉमन कॉलम में मैचिंग वैल्यूज नहीं है, वो रोज जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा. राइट, नाउ हाउ वी डू दिस, now how we apply this equijoin. इक्विजॉइन में भी हम सेम यही करेंगे, लेकिन जब इक्विजॉइन हम अप्लाई करते हैं वहां पे हम ज्वाइनिंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं विच इज मैंडेटरी. ठीक है, आपके पास जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वेयर यू नीड टू अप्लाई द ज्वाइनिंग कमांड, और आपका जो है एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पे आपको क्या कर रहा होगा, क्वेरी दे रखी होगी और आपको आउटपुट बताना होगा. राइट, सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल, लेकिन रोज हम सिर्फ वो डिस्प्ले करेंगे जहां पे हमारे पास कॉमन कॉलम में मैचिंग वैल्यूज होंगी. सो यहाँ पे हम जब ज्वाइनिंग कमांड यूज करते हैं तो ज्वाइनिंग कमांड इज ऑलवेज गिवन इन वेयर क्लॉज. सो विल राइट डाउन एम्प्लॉय डॉट common column name here is get number equal to another table name is get dot common column name that is get number. So अब ध्यान से देखिए कि हमने ज्वाइनिंग कमांड क्या यूज करा है, नेम ऑफ द फर्स्ट टेबल डॉट कॉमन कॉलम नेम इक्वल टू नेम ऑफ द सेकेंड टेबल डॉट कॉमन कॉलम नेम. राइट, यहाँ पे जो है हमारा now so when we execute, now you can see कि सिर्फ और सिर्फ वो रोज डिस्प्ले हुई है जहां पे हमारे पास मैचिंग इंफॉर्मेशन थी, जहां पे डिपार्टमेंट नंबर सेम था, वहां पे वो रोज हमारे कंबाइन होके डिस्प्ले हो गया. हमारे पास फोर्थ डिपार्टमेंट नंबर जो था वो एम्प्लॉय टेबल में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं था जो फोर्थ डिपार्टमेंट में काम करता है, तो हमारा जो है रो डिस्प्ले वो नहीं हुआ है. आप इसमें देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, मैचिंग वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं. और इक्वी जॉइन के अंदर जो है हमारा कॉमन कॉलम जो है रिपीटेड कॉमन कॉलम है, दैट मीन्स आइडेंटिकल कॉलम जो है वो हमारे डुप्लीकेट डिस्प्ले हुए हैं, 2 बार डिस्प्ले हुए हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड इज नेचुरल जॉइन. नेचुरल जॉइन की बात करें तो इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन इज सिमिलर. द ओनली थिंग इज दैट कि जो डुप्लीकेट कॉलम हमारे इक्वी जॉइन में 2 बार डिस्प्ले हुए थे, नेचुरल जॉइन में डुप्लीकेट कॉलम जो है एक ही बार डिस्प्ले होता है. जॉइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट. जितने भी आइडेंटिकल कॉलम है, जितने भी डुप्लीकेट कॉलम्स है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होंगे, बार बार डिस्प्ले नहीं होंगे. सो इफ वी रन द सेम क्वेरी, और यहाँ पे जो है
अब इक्वी जॉइन की जगह नेचुरल जॉइन यूज करते हैं, तो सी द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट। नेचुरल जॉइन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेचुरल जॉइन एंड दिस। नाउ यू कैन सी हमारी इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे कितनी बार आ रहा था, यहाँ पे 2 बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट नंबर एक ही बार आया है और सबसे पहले हमारा कॉमन कॉलम आया है, देन रेस्ट ऑफ द कॉलम। नाउ सपोज अगर आपके पास इक्वी जॉइन के साथ जो है आपको ये भी बोला गया है कि आपको यू नीड टू डिस्प्ले द रोज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर कंडीशन, हमें ज्वाइन तो करना ही है, लेकिन ज्वाइन को भी फर्दर फिल्टर आउट करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एचआर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास वो इंफॉर्मेशन, हम जब कंडीशन अप्लाई करते हैं किस पे अप्लाई करते हैं, वेयर क्लॉज पे, और वेयर क्लॉज पे हमने ऑलरेडी ज्वाइनिंग, whenever we apply another condition तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड देन वी गिव द कंडीशन। अब मैंने हमने किस पे अप्लाई करा है, डिपार्टमेंट नेम पे, सो गेट नेम इक्वल टू एचआर। सो व्हेन वी एग्जीक्यूट यू कैन सी सिर्फ फर्स्ट 2 रोज जो है हमारे डिस्प्ले हुए हैं, बाकी हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हुई है, right? So in this way we can use your joining command. If you still have any doubt in any of the query, then do comment in the comment section. I will definitely revert you back. आपके doubts मैं definitely clear करूंगी. In the next video, we are going to discuss some PYQs, which is asked in the board exam as well as in the sample papers. Till then, please keep watching and keep sharing with your friends and keep supporting me. Thank you so much.